तो हमारा 3 चैप्टर हो गया। पहला टूल किट वाला हो गया, दूसरा रेसिडेंशियल हो गया, और हेड्स में हमारा एक हो गया सैलरी। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा 3 चैप्टर हो गया। हेड्स वाइज बात करें तो पहला हेड देख लिया हम लोग सैलरीज। सैलरीज नंबर वाइज कहां से कहां तक था, 15 to 17, और 10 में बहुत सारा आप क्लॉज वगैरह देखें। सुनिएगा, नेक्स्ट हेड पे बात करते हैं। सेकेंड हेड हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर वाइज 22 से 27 तक ये चैप्टर जाएगा। पहले नंबर से सुना दें आपको हम, तो 22 पहला सेक्शन हमेशा क्या होता है, चार्जेबिलिटी। तो सेक्शन 22 में अपने 3 कंडीशन देखेंगे। जब आप जो 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपके इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलेंगे। 23 में कंप्यूटेशन चालू हो जाएगा, और कंप्यूटेशन आई गेस फॉर्मेट तो याद हो गई हमारे को। सबसे पहला चीज क्या होता है, जीएवी। तो 23 जीएवी का बात करेगा। 24 में डिडक्शंस का बात होगा। जब आप जीएवी में से लोकल टैक्सेस वगैरह माइनस कर देते तो एनएवी आता है, एनएवी से फिर आप 24 का डिडक्शन देंगे। उसमें 2 होगा, 24A 24B। फिर 25, 25A, 26, 27। 24 में डिडक्शन है। डिडक्शन में 2 है आपका। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑन अक्रूवल बेसिस। अब ये जो इंटरेस्ट है, अगर आप इंडिया के बाहर पे करते हैं तो आपको टीडीएस काट के पे करना होता है। अगर आप नहीं काटेंगे तो 25 में इस इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर सुना रहे हैं अभी हम सिर्फ। 22 चार्जेबिलिटी, 23 में अपने बोले जीएवी, 24 में डिडक्शंस, 25 बोलेगा कि 24B का डिडक्शन नहीं देंगे अगर आप टीडीएस बिना काटे पेमेंट कर देंगे। 25A, ए फॉर अरियर्स या अनरियलाइज रेंट का रिकवरी यहां पर आएगा। 26 को ओनरशिप का बात करेगा, और 27 डीम्ड ओनरशिप का। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के अलावा जो थ्योरी का एरिया होता है, तो थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है 27। 27 प्लेन थ्योरी पूछा जाता है आपसे डीम्ड ओनरशिप का। उसके अलावा अनरियलाइज रेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, जो आप लेस करते हो, तो उसके लिए 4 कंडीशन फुलफिल करना होता है, तो वहां से भी थ्योरी एक बनता है। क्लियर है? चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं 22 से 27। 22 चार्जेबिलिटी, और ये बोलेगा कि अगर आप 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपके इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम एचपी बोलेंगे। पहला कंडीशन, आपके पास घर होना चाहिए, दैट इज बिल्डिंग। और बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग है आपके पास, बोलिएगा एक फ्लैट है, फ्लैट को आप रेंट पे देते हैं तो एचपी में आएगा। सिर्फ लैंड है मेरे पास, वेकेट लैंड, एचपी में आएगा क्या? नहीं, एचपी होने के लिए, इनकम होने के लिए एचपी होना होगा। एचपी मतलब बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग अगर खाली बिल्डिंग है, ओनली बिल्डिंग, तो भी एचपी। बिल्डिंग प्लस लैंड है, प्लस लैंड मतलब लैंड अपर्टुनेंट देयर टू, अटैच्ड लैंड है, तो भी अपने बोले एचपी में आएगा। वेकेट लैंड है तो एचपी में नहीं आएगा। तो पहला कंडीशन, आपके पास बिल्डिंग प्लस माइनस लैंड होना चाहिए। प्लस माइनस समझ आता है ना, ओनली बिल्डिंग हो तो भी चलेगा, और प्लस लैंड हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट, वो बिल्डिंग के आप होने चाहिए ओनर। अब ओनर में 2 चीज आएगा, एक लीगल ओनर, नॉर्मल ओनर, और एक 27 का डीम्ड ओनर। नेक्स्ट, वो बिल्डिंग को आप बिजनेस यूज के लिए नहीं, मतलब बिजनेस यूज में नहीं डाले हैं, तभी आपका एचपी होगा। अगर आप बिजनेस यूज कर रहे हैं उससे, तो कौन सा हेड? पीजीपी हो जाएगा। वैसे यहां पर पहला कंडीशन था बिल्डिंग, हम रिपीट कर रहे हैं, प्लस माइनस लैंड। दूसरा ओनर होने चाहिए, और तीसरा हम बिजनेस यूज ना कर रहे हो। यहां पे कौन सा बिल्डिंग आएगा? तो ऑल बिल्डिंग आएगा। बिल्डिंग फ्री होल्ड हो, लीज होल्ड हो, बिल्डिंग पर्सनल हो, बिल्डिंग कॉमर्शियल हो, सब टाइप का बिल्डिंग आएगा, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है? चलिए, ये 3 कंडीशन में आई गेस पहला 2 तो अपने को पूरा क्लियर है। थर्ड में था कि आप बिजनेस यूज ना कर रहे हो। अब ये बिजनेस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे समझे? तो इसके लिए हम लोग देखते थे इंटेंशन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है रेंट कमाने का, तो रेंटल इनकम, रेंटल इनकम मतलब एचपी इनकम। हाउएवर अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना नहीं था, बिजनेस चले ये था, तो पीजीपी इनकम। बट इसमें एक एक्सेप्शन था, हम लोग बोले जनरली अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो कौन सा इनकम होता है? एचपी। बट अगर किसी का यही काम है, रेंट में कमाने का ही बिजनेस है, वो प्रॉपर्टी डेवलप करता है और रेंट पे देता है, तो उसका मेन बिजनेस है रेंट कमाने का, तो इसको हम लोग कौन सा हेड में ले जाएंगे? पीजीपी में। ये बात यहां पर मेंशन था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक और बात, अगर मान के चलो मेरा एचपी होगा, एचपी होगा तो हम लोग बोले एचपी इनकम है। बट एक बात हम लोग 25A में पढ़ते थे, उसको हम यहां भी लिख दिए न्यू बुक में। सुनिएगा, मान के चलो कभी ऐसा होता है क्या मेरे पास घर ना हो बट इनकम फ्रॉम एचपी हो?
हाँ वही बात यहां भी हम नोटिफाई कर दे रहे, स्टार्टिंग में भी फिर पढ़ाएंगे। अगर आपका अरियर्स ऑफ रेंट है या अनरियलाइज रेंट का रिकवरी है, तो जिस साल में अरियर्स ऑफ रेंट मिलता है या अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है उस साल में हम टैक्सेबल करते हैं, चाहे आपके पास घर हो ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद फॉर्मेट में अगर अपने आते हैं तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा जीएवी निकाले होगा। जीएवी सेक्शन 23 में आएगा। फिर जीएवी से लेस करते हैं लोकल टैक्स। इनफैक्ट लोकल टैक्स सिर्फ नहीं बोलेंगे, 5 वर्ड क्या था? लोकल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय ओनर टू लोकल अथॉरिटी विद इन या आउटसाइड इंडिया। एक एक वर्ड का रेलिवेंस है। जैसे हम बोलते हैं लोकल टैक्स, मतलब सिर्फ टैक्सेस लेस होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। मान के चलो हम म्युनिसिपल टैक्स पे किए 10,000 का और लेट पे किए तो 1,000 का इंटरेस्ट भी दिए, कितना लेस होगा? सिर्फ 10। टैक्सेस लेस होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं। पहला वर्ड क्लियर है। दूसरा, एक्चुअली पेड मतलब कैश बेसिस पे होगा, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट बिलोंग्स, आप जब पे करेंगे तब लेस होगा। नेक्स्ट, कौन पे करे तो? ओनर। बाई ओनर का रेलिवेंस क्या है? अगर टेनेंट पे करेगा तो लेस नहीं होगा। नेक्स्ट, टू लोकल अथॉरिटी, इसका रेलिवेंस कि अगर आप लोकल अथॉरिटी को देंगे तो लेस होगा, स्टेट गवर्नमेंट को देंगे तो लेस नहीं होगा। कैसे समझे कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को है या लोकल अथॉरिटी को? तो जो आप स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसमें 2 वर्ड मिलेगा लिखा हुआ, आइदर बेनिफिट या स्टेट, उसको लेस मत करिएगा। वाटर टैक्स लोकल टैक्स है, लेस होगा। वाटर बेनिफिट टैक्स लेस नहीं होगा। क्लियर है? और विद इन और आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आरओआर का जब ग्लोबल इनकम पे आप टैक्स लगाते हैं तो आरओआर अगर बाहर कोई लोकल टैक्स दिया है तो उसको लेस भी तो करेंगे। क्लियर है? जैसे ही आप जीएवी से ये 5 चीज लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एनएवी। और फिर एनएवी से लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 ए बोलेगा फ्लैट 30%। आप खर्चा किए कि नहीं किए मेरे को मतलब नहीं है, कितना किए उससे भी मतलब नहीं है। एनएवी का फ्लैट 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। और क्योंकि हम आपको स्टैंडर्ड 30% माइनस कर रहे हैं तो एक्चुअल खर्चा को आप इग्नोर करिएगा। रिपेयर मेंटेनेंस कितना हुआ मेरे को मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ, इन सबको इग्नोर। फ्लैट 30% लेस। क्लियर है? इसके बाद और क्या लेस करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और ये अक्रूवल बेसिस पे होगा। इनकम टैक्स में 3 जगह आपके बुक में लिखवाए थे, जनरली कैश बेसिस चलता है, एक सैलरीज में पी टैक्स पढ़े, एक अभी लोकल टैक्स एक्चुअली पेड पढ़ रहे हैं, और एक पीजीपी में 43B पढ़ेंगे। बाकी सब अक्रूवल था। तो ये जो आएगा ये होगा हमारा इनकम। कभी कभार क्वेश्चन में अरियर्स या अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड भी देगा तो वो भी टैक्सेबल होगा 30% काट के 25A में। क्लियर है? सुनिएगा, अभी तक तो हम लोग बस एक फॉर्मेट के थ्रू चैप्टर को देखें, आप चैप्टर को सेक्शन वाइज ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 23, 22 चार्जेबिलिटी था, 23 क्या है? जीएवी। जीएवी में बात करें तो हम लोग जीएवी कैसे निकालते हैं तो डिपेंड करता है आपका प्रॉपर्टी कैसा है। प्रॉपर्टी का 5 टाइप हो सकता है। पहला, प्रॉपर्टी साल भर लेट आउट हो। दूसरा, कुछ दिन लेट आउट, कुछ दिन खाली। नेक्स्ट, पार्टली, उसमें भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, एक ये भी हो सकता है कि साल भर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं या नॉन ऑक्यूपाइड है, या मान के चलो अपने बोले पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, वेकेंट, उसमें वैकेंसी भी एक आएगा और एक लेट आउट भी आएगा। अब पार्टली में भी 2 केस बनता कुछ एरिया वाइज और कुछ पीरियड वाइज। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे भी अगर मान लो मेरे पास, तो किस केस में कैसे जीएवी निकालते हैं? तो हम लोग बोले जनरली जब आप जीएवी निकालते हो, जनरली मतलब अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई वैकेंसी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप जीएवी कैसे निकालते? तो हायर ऑफ। नंबर 1, एक जो आप रेंट बताओ कितना मिला, और एक कितना होना चाहिए, विच एवर इज हायर, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हायर लेगा। तो जीएवी निकलता है हायर ऑफ 2। नंबर 1 अपने बोले एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो आप बताओगे, और एक जो गवर्नमेंट को लगता है होना चाहिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का अगर हम बात कर लें तो बोलिएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे निकलेगा? तो जो साल का रेंट है, एनुअल रेंट, उसमें से लेस करेंगे अपने खाली जितना दिन रहा, वैकेंसी लॉस, और जितने दिन का रेंट मिला नहीं, अनरियलाइज रेंट। तो एनुअल रेंट माइनस वैकेंसी लॉस माइनस अनरियलाइज रेंट। और ये अनरियलाइज जो आप बोले ना माइनस होगा, ये माइनस होगा प्रोवाइडेड 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। ठीक है? और ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क किए, दिखा भी देंगे अभी थोड़ी देर में आपको। नेक्स्ट, आरईआर कैसे निकलता है? तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्ट कहां से करें? तो हम लोग बोले एक तो आस पड़ोस का पता कर लो, आस पड़ोस का रेंट,
फेयर रेंट, या एक म्युनिसिपल वैल्यू होता है जिसपे म्युनिसिपैलिटी आपसे हर साल टैक्स लेता है, तो उसको आप बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। हाउएवर हमारा एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, और रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेंट फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड रेंट, उससे ऊपर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो आप बोलते हो आरईआर कैसे निकलेगा, हायर ऑफ फेयर रेंट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बट मैक्स टू मैक्स स्टैंडर्ड रेंट। यहां ध्यान दीजिएगा, ये बात हम फिर से बोल रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी बोले अभी हम, कि म्युनिसिपल वैल्यू का यूज क्या है, तो इस पे म्युनिसिपल टैक्स लगता है। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर बाई चांस आपका जीएवी देते हैं, आप निकालते हैं और जीएवी आता है से 10 लाख, सब कुछ करने के बाद म्युनिसिपल वैल्यू से 8 है, ठीक है, ये 9 है और ये 10 है मान लो, तो आई गेस जीएवी आ रहा है 10, सबको क्लियर है। बट मान लो क्वेश्चन में बोलेगा कि म्युनिसिपल टैक्स हम पे किए 8%, तो बोलेगा 8% किसका लेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, तो जीएवी का मत ले लेना, हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू का। क्लियर है? चलिए, ये सब जो हम लोग बात किए तो तब तो ठीक है, जब प्रॉपर्टी साल भर लेट आउट हो तब। बट अगर क्वेश्चन में दे दे वैकेंसी, तो ये इस चैप्टर में 2 ही एरिया है जहां दिमाग लगाना होता है, एक वैकेंसी और एक इंटरेस्ट। क्लियर है? अब वैकेंसी वाले केस में अगर आपका मान लो क्वेश्चन में दे दे कि आप पार्टली लेट आउट किए और कुछ दिन वेकेंट रहा है, तब हायर ऑफ 2 लेते हैं क्या आपने? नहीं, नॉर्मली हम लोग हायर देखते हैं, आप जो बोलो या जो होना चाहिए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और आरईआर, विच एवर इज हायर। बट अगर वैकेंसी है तो हम देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। मान लो आरईआर के हिसाब से, आफ्टर वैकेंसी भी आरईआर के हिसाब से आंसर होता है 1 लाख, हम बोलते हैं 1,20,000, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोलेगा आप देवता आदमी निकले, आप खुद ही ज्यादा बोल रहे हो ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? एक्चुअल रेंट। मतलब अगर एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू आरईआर है, आपका आंसर बराबर या ज्यादा है, तो आप ही क्या बात मानेंगे। बट अगर आपका आंसर कम है और गवर्नमेंट का आंसर ज्यादा है, तो डायरेक्टली आपको चोर नहीं बोला जाएगा कि आदमी बदमाश है, नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देखते हैं क्या, कुछ सिचुएशन का भी तो गलती होता है। तो देखिएगा, अगर एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू आरईआर है तब तो एक्चुअल रेंट लेस देन आरईआर है तो रीजंस खोजेंगे। अगर रीजंस है वैकेंसी, तो उस केस में इस आदमी का गलती नहीं है, और आदमी का गलती नहीं है तो वो जो बोलेगा वही मान लेंगे एक्चुअल रेंट। अगर इसका गलती है तो इसका बात नहीं मानेंगे, आरईआर। अब ये गलती कैसे आइडेंटिफाई करते थे आप? तो हम लोग बोले उस केस में हम लोग देखते थे कि मान के चलो आरईआर है, से आरईआर आ रहा है 100 रुपए एक बार के लिए, अब मेरे को देखना है, और एक्चुअल रेंट है, मान लो एक्चुअल रेंट है 80, देखा अगर ये 180 होता तो तब तो ये आदमी ज्यादा बोल रहा है गवर्नमेंट से, तो आंसर 180 ले लेते। बट अगर 80 तो हमारे को डाउट होगा, क्या पता ये छुपा रहा हो, बट डाउट है, ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि क्या वैकेंसी के चलते हो रहा है या बिना वैकेंसी के। तो स्टेप 1 सोचने का तरीका होता था, आप सोचिएगा ये एक्चुअल रेंट तो सब कुछ करने के बाद है, सब कुछ मतलब एनुअल माइनस वैकेंसी लॉस माइनस अनरियलाइज करने के बाद 80 आ रहा है। तो आप सोचिएगा अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता, से वैकेंसी के बिना एक्चुअल रेंट विदाउट वैकेंसी मान लो आ रहा है 120, अगर वैकेंसी नहीं होता तो 120 होता, और एक्चुअल रेंट आफ्टर वैकेंसी ये आ रहा है 80। मतलब देखा जाए तो ये आदमी शरीफ है, गवर्नमेंट बोल रहा है 100, और अगर वैकेंसी नहीं होता तो ये आदमी 120 बोल रहा था, इसका आंसर गवर्नमेंट से ज्यादा है, बट वैकेंसी के चलते आंसर क्या हो गया? कम। तो इस बार गलती किसका है? वैकेंसी का, मेरा नहीं, और मेरा गलती नहीं है तो जो एक्चुअल रेंट है वही हो जाएगा जीएवी। बट अगर बाई चांस, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस, बाई चांस मान के चलो आरईआर 100 है, एक्चुअल रेंट विदाउट वैकेंसी 90 था, और एक्चुअल रेंट आफ्टर वैकेंसी 80 है। तो देखा जाए तो इस वैकेंसी के चलते कम नहीं हो रहा, वैकेंसी नहीं था तब भी तो कम था, तो ये ड्यू टू वैकेंसी नहीं है, और ड्यू टू वैकेंसी नहीं है मतलब ये आदमी गलत है, आदमी गलत है तो इसका बात नहीं मानेंगे, दैट इज एक्चुअल रेंट नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? आरईआर। क्लियर है? चलिए, 2 केस हो गया। और नेक्स्ट एक और बात, हाँ, एक तो साल भर लेट आउट हो तो हायर वगैरह करते हैं, वैकेंसी में हायर नहीं करते, सोचते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में वैकेंसी और अनरियलाइज्ड लॉस हो तो, सॉरी अनरियलाइज रेंट हो तो सेम ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं है। एक बार एनुअल रेंट से माइनस करना अनरियलाइज्ड, और एक बार एनुअल रेंट अनरियलाइज्ड वैकेंसी सब माइनस करना।
मतलब सिर्फ बिना वैकेंसी के और वैकेंसी के बाद। हम ये नहीं बोल रहे बिना अनरियलाइज्ड के और अनरियलाइज्ड के बाद नहीं, सिर्फ एक बार वैकेंसी इग्नोर करके निकालेंगे और एक बार वैकेंसी को कंसीडर करके निकाल के सोचेंगे। क्लियर है? चलिए, 2 केस हुआ। थर्ड केस, अगर मेरा प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का तरीका 2 हो सकता है, एक कमरा वाइज और एक पीरियड वाइज। अगर कमरा वाइज है तो उसको आप बोलते हैं एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको 2 अलग घर मान लीजिएगा। तो मान के चलो एक घर है, उसमें 2 कमरे में हम रहते हैं, एक कमरा रेंट पे दिया, तो 2 कमरा वाले को मान लो एक अलग घर और एक कमरा वाले को मान लो अलग घर। अब मान रहे हैं तो रियल में एक ही घर, तो जो भी पूरे घर का कॉमन फिगर्स होगा उसको तोड़ना पड़ेगा। मान लो ये पोर्शन हम बोल रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट है, बट है तो घर रियल में एक, तो जो भी कॉमन फिगर से तोड़िएगा। कॉमन फिगर्स मतलब बोलिएगा रेंट पे दिए हम प्रॉपर्टी, 2 कमरे में हम रहते हैं, एक कमरा लेट आउट किए, जो रेंट आ रहा होगा पूरे घर का आ रहा होगा, ये लेट आउट पोर्शन। तो एक्चुअल रेंट तो सिर्फ इसी का आ रहा होगा, लेट आउट पोर्शन का, बट आरईआर पूरे घर का, म्युनिसिपल टैक्स पेड पूरे घर का, इंटरेस्ट पूरे घर का, तो उसको आपको डिवाइड करना होगा। जैसे मेरे क्वेश्चन में 2 कमरा 1 कमरा था, तो 2:1 में करेंगे, कुछ नहीं बोलता तो 1:1। तो एरिया वाइज में कुछ नहीं करना है, इसको 2 अलग घर मानकर डिवाइड कर देना है आपको। क्लियर है? पीरियड वाइज हो तो इसमें तो और भी कुछ नहीं करना है। एरिया वाइज में तो फिर भी हम मान ले रहे हैं 2 अलग घर, और 2 कॉलम बनाते थे हम लोग। ठीक है? पीरियड वाइज में इग्नोर कर दीजिए पीरियड, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए। मतलब अगर मान लो हम 9 महीने के लिए लेट आउट किए, 3 महीना खाली पड़ा हो, 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में आप क्या करिएगा, भूल जाइए 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सिंपल सा कैलकुलेशन करिए। बोलेगा 9 महीना लेट आउट है, 3 महीना खाली पड़ा हुआ, 3 महीना खुद रह रहे हैं, सॉरी 9 मंथ लेट आउट है, 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक्चुअल रेंट कितना आएगा? 9 महीने का आएगा, बाकी सब साल भर का। कुछ भी आपको यहां पर 9/12 वगैरह या 3/12 वगैरह नहीं करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद चौथा केस, अगर प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है या नॉन ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप रह रहे हैं, नॉन ऑक्यूपाइड मतलब खाली है। खाली क्यों है? से मेरा प्रॉपर्टी पुणे में है और मेरा जॉब लगा है दिल्ली में, तो मेरे को पुणे में हम रह नहीं पा रहे, कहां रह रहे हैं? दिल्ली, तो खाली पड़ा हुआ है। इन एनी केस अगर आपका प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या फिर नॉन ऑक्यूपाइड हो, तो वैसे 2 घर का एनवी आप क्या ले लेते हैं? निल। 2 से ज्यादा हो तो तब आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। मान लो मेरा 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो गवर्नमेंट बोलेगा कोई भी 2 घर को हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो आप बोलो, बट थर्ड एक घर को क्या मानना होगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है? आप देखोगे कि मान लो 1 2 3 3 घर है, तो आप सोचोगे 1 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, 3 को लेट आउट, तो कितना टैक्स लगेगा? क्या टैक्सेबल अमाउंट होगा? फिर 1 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 को लेट आउट तो क्या, फिर 2 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 को लेट आउट तो क्या। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और जिससे भी आपका आंसर कम आएगा, इनकम कम आएगा या लॉस ज्यादा आएगा, वो कॉम्बिनेशंस आप चूज करेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एंड लास्टली, इसके बाद अगर आपका प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, ये बिल्डर्स कम्युनिटी को एक तरह से हेल्प करने के लिए था। अगर हम प्रॉपर्टी बना के रख लेते हैं, रेडी टू सेल है बट बिक नहीं रहा है, स्टॉक इन ट्रेड है। अब मान के चलो हम 10 फ्लैट बनाए हैं और 10 का 10 फ्लैट एज इट इज पड़ा हुआ, बिक नहीं रहा है। आप बोलोगे 2 को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, 8 को डीम्ड टू बी लेट आउट, तो बर्डन है मेरे पे। तो गवर्नमेंट बोला कि अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो हम 2 साल तक उस प्रॉपर्टी को एनएवी क्या मान के चलेंगे? निल। 2 साल कहां से? जिस दिन बिल्डिंग बना उसके ईयर एंड से 2 साल, उसका एनएवी क्या हो जाएगा? निल। क्लियर है? तो ये बात जो भी अपने अभी देखें, ये सेक्शन 23 का था। इससे आप जीएवी निकालते हैं। जीएवी से क्या लेस करते हैं? लोकल टैक्स। ये बात हम लोग कर लिए। 5 वर्ड फिर से हम रिपीट करें। लोकल टैक्स, सिर्फ टैक्स लेस होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लेस नहीं होगा। एक्चुअली पेड मतलब कैश बेसिस पे होगा, ईयर से मतलब नहीं है। बाई ओनर मतलब टेनेंट वाला लेस नहीं होगा। ठीक है? लोकल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाई ओनर टू लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी वाला लेस होगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला लेस नहीं होगा। और लास्टली विद इन और आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे ही आप जीवी से लेस कर दोगे, मान के चलो ये लोकल टैक्सेस एक्चुअली पेड, क्या आ जाएगा? एनएवी। एनएवी से फिर लेस करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन
24 ए बोलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस हम लोग फिक्स्ड 30% लेस करने वाले हैं। आप एक्चुअल एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो उससे मतलब नहीं है, इग्नोर करिए, फ्लैट 30% लेस करिएगा। क्लियर है? एनएवी 0 है तो ऑब्वियसली 30% ऑफ 0 होगा, वहां बात ही नहीं आएगा। इसके अलावा आप लेस करते हैं 24B, इस चैप्टर का दूसरा एरिया जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एक वैकेंसी में लगाना होता है, एक यहां पर। यहां हम लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, पहला बात है कैपिटल क्यों बोरो किए, तो 4 पर्पस। मान के चलो हम कार लोन लिए और कार लोन का इंटरेस्ट लेस कर ले एचपी से, नहीं, तो किस पर्पस के लिए होता है, 4 परचेस। अगर आप कैपिटल बोरो किए फॉर परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रिन्यूअल, ये 4 पर्पस के लिए लेंगे तभी 24B में आपको डिडक्शन मिलेगा, एल्स नहीं। ये डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे है, तो इसका मतलब आप पेमेंट ना भी करो इंटरेस्ट का फिर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है? अब डिडक्शन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है आपका प्रॉपर्टी कैसा है। अगर प्रॉपर्टी आपका लेट आउट है, लेट आउट प्रॉपर्टी है मतलब इस पे इनकम आएगा, और इस पे इनकम आएगा तो इस पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलने का चांसेस है, इसलिए यहां पर कोई ये लोग मॉनिटरी लिमिट नहीं लगाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी नील, एनएवी नील मतलब इनकम पॉजिटिव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो उस पर कभी भी टैक्स मिलेगा ही नहीं गवर्नमेंट को। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पे गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, तो वहां पर कुछ लिमिट लगा देगा वो लोग। बट लेट आउट में गवर्नमेंट को फायदा है, तो वहां कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है और इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हम लोग 2 पीरियड में डिवाइड करते थे, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कैलकुलेशन, मान के चलो आप लोन लेते हैं, एक डेट दे रहे हैं हम आपको, से डेट ऑफ लोन है आपका 1/10/2019, इस दिन आप लोन लेते हैं 10 लाख का 10% के हिसाब से, और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 1/7/22 को या 21 को। बोलेगा इस केस में मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा। तो प्री का पहले तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, करंट ईयर। करंट ईयर मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22। अगर हम लोग बात कर लें तो पोस्ट मतलब करंट ईयर। अब देखिएगा क्या आपके करंट ईयर में लोन एक्टिव है या रीपेड है। बोलेगा मेरे क्वेश्चन में रीपेमेंट हुआ है क्या, नहीं, तो पूरा लोन इंटैक्ट है। तो मेरा जो भी प्रीवियस ईयर है दैट इज 21-22। 21-22 मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, ये पीरियड करंट ईयर है। करंट मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और अकॉर्डिंगली इस पे जो भी है 10 लाख का 10% पूरे साल का, 1 लाख क्या हो जाएगा मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये इस साल का खर्चा है, तो इस साल के इनकम से पूरा माइनस कर देना 100%, कोई लिमिट नहीं है। बट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, थ्योरी वाइज बोलिएगा, थ्योरी वाइज तो जिस दिन आप लोन लिए वहां से लेकर जिस दिन बिल्डिंग बना उसके पिछले 31 मार्च तक। तो मेरा बिल्डिंग कब बना है, 1 जुलाई 21 में, तो इसके पहले 31 मार्च कब आया होगा, तो ये आया होगा 31 मार्च 21। तो ये पीरियड मेरा क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। समझिएगा ये कोई एक पर्टिकुलर ईयर का है क्या, नहीं, बनने के पहले का है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे अमोटाइज टाइप का करेंगे, 1/5 करेंगे। तो ये कितना दिन हो गया, अक्टूबर 19 से मार्च 21, 1 साल 6 महीना हो रहा है ना। तो 10 लाख पे 10% लगाएंगे 18 मंथ का। अब ये जो भी आएगा इसको, ये कितना हो रहा है 1.5 लाख, ठीक है। ये 5 साल में डिवाइड होगा, तो इसका 1/5 इस साल मिलेगा। क्लियर है? बहुत बार आपको लगेगा ये प्री हो गया ये पोस्ट सेम है, बहुत बार गैप भी दिख सकता है आपको। इस पे एग्जांपल की और लोग फंसते हैं गैप वाले में, गैप वाला पीरियड कहां गया, तो उसको भी समझा दें आपको एक बार फिर से हम। मान के चलना मेरा लोन 1/10/19 का है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है से 1/11/20 में,
और मेरा लोन अभी तक रीपेड नहीं है, मतलब मेरे पूरे साल एक्टिव है, मेरे पूरे साल मतलब 1/4/21 से 31 मार्च 22, 21-22 हमारा ईयर। बोलेगा इस केस में आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। पहले पोस्ट का बात करें, पोस्ट मतलब करंट ईयर, करंट ईयर मतलब 21-22, तो ये मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। इसका इंटरेस्ट जितना होगा 100% अलाउ हो जाएगा। बोलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक, तो लोन वाले डेट से घर बनने के पिछले 31 मार्च, तो ये घर बनने से पहले 31 मार्च कब आया, तो 31 मार्च 20, तो ये पीरियड मेरा क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन। और इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका 1/5 अलाउ होगा और इसका पूरा। अब बहुत किसी को लगता है ये पीरियड का क्या हुआ, तो समझिएगा ये पीरियड ऐसा नहीं कि हम मिस कर रहे हैं, ये पीरियड पिछले साल के लिए करंट ईयर रहा होगा, पिछले साल के लिए, तो इस पीरियड का इंटरेस्ट पिछले साल आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोल के क्लेम कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि बीच में हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप पिछले साल समझो तो पिछला साल क्या था, प्रीवियस ईयर। पिछले साल प्रीवियस ईयर क्या होगा, 20-21, और ये तो यही है 20-21 से देख लो, तो ये अलाउ हो चुका है पिछले साल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब प्री का अपने बोले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 1/5 करके अलाउ होगा 5 साल में, पोस्ट पूरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो भी, लेट आउट हो तो भी, लेट आउट में भी 1/5 प्री, पोस्ट पूरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी 1/5 प्री और पोस्ट पूरा। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में 1/5 और ये पोस्ट का पूरा मिला के भी एक मॉनिटरी लिमिट है। अब वो लिमिट कितना है तो डिपेंड करता है आप लोन कब लिए हैं, क्यों लिए हैं। अगर आप लोन लिए 1/4/1999 के पहले किसी भी रीजन मतलब 4, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, अगर आप 1/4/1999 के पहले लिए तो 30,000 मैक्सिमम। अगर आप 1/4/1999 के बाद लेते हैं आप और परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं तो 2 लाख, रिपेयर रिन्यूअल के लेते हैं तो 30,000, दोनों के लिए लेते हैं तो इन एनी केस 2 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। क्लियर है? वैसे सुनिएगा, ये जो 2 लाख का बेनिफिट आप क्लेम कर रहे हैं ना, ये 2 लाख का बेनिफिट तभी मिलेगा जब घर 5 साल के अंदर बन जाए। तो 5 साल कहां से, तो जिस दिन लोन लेते हैं वहां से क्या, नहीं, जिस दिन लोन लेते हैं उसके ईयर एंड से 5 साल के अंदर मेरा घर बन के रेडी हो जाना चाहिए, तब 2 लाख। बोलिएगा 5 साल के अंदर मेरा घर नहीं बना, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा, 30,000 तक मिलेगा। हायर बेनिफिट के लिए क्राइटेरिया, नहीं फुलफिल होगा तो 30,000 लेंगे हम, और क्या। नेक्स्ट, इसमें वापस से बात कर ले तो इंटरेस्ट हम लोग लेस कर रहे क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोलिएगा हम लोन लिए, इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ले रहे हैं ये लोग, वो लेस होगा क्या, नहीं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, पेनल्टी, वो लेस नहीं होता है। लोन लेने के लिए ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ा, लेस होगा क्या, नहीं, इंटरेस्ट लेस होगा, सिर्फ ब्रोकरेज वगैरह नहीं। नेक्स्ट, मान के चलो हम एक लोन लिए, रीपे नहीं कर पा रहे, तो लोन 1 को लिए थे, रीपे नहीं कर पा रहे थे, उसको रीपे करने के लिए लोन 2 लिए, कौन सा इंटरेस्ट अलाउ होगा, दोनों। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है, अगर आप फ्रेश लोन लेते हैं टू रीपे ओरिजिनल लोन तो वो भी लेस हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बोलिएगा हम लोन लिए म्युनिसिपल टैक्स पे करने के लिए, अलाउ होगा क्या, नहीं, पहले ही बोल दिए 4 पर्पस के लिए लेंगे तो बाकी तो अलाउ होगा, बाकी केस में अलाउ नहीं होगा। मेरे पास एक घर था HP1, उसको गिरवी रखकर हम लोन लिए और लोन से HP2 बनाए, लोन पे जो इंटरेस्ट है किस घर से लेस करे, 1 या 2, यूज कहां हुआ 2 में, तो लेस भी कहां होगा 2 में। क्लियर है? चलिए, अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रखते हैं तो आपको 24B का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। क्लियर है? नेक्स्ट, बोलिएगा 22 क्या था, 22 जल्दी जल्दी, चार्जेबिलिटी 23, GAV 24 में 2 डिडक्शन देख लिए, अभी रिसेंट में डिडक्शन देखे 24B इंटरेस्ट। 25 बोलेगा कि अगर ये इंटरेस्ट आप इंडिया के बाहर पे करते हैं, ठीक है, बिना TDS काटे हुए, तो उस पर वो हम लोग खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। और ऐसे ही बात PGP चैप्टर में सेक्शन 40 स्मॉल a 1 और 1A में होता है, याद आ रहा है PGP चैप्टर। चलिए
नेक्स्ट, इसके बाद यहां से थ्योरी क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। हम लोग बोले अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग एनुअल रेंट माइनस वैकेंसी लॉस माइनस अनरियलाइज्ड करते हैं टू गेट एक्चुअल रेंट। बट अनरियलाइज रेंट सिर्फ बोलने से गवर्नमेंट मान जाएगा क्या, नहीं। तो 4 कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तभी हम लोग आपके रेंट को अनरियलाइज मानेंगे। 4 कंडीशन, पहले तो प्रूफ करिए कि अग्रीमेंट है। टेनेंसी क्या होना चाहिए, बोनाफाइड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, मार्क किया हुआ है आपके, ठीक है। दूसरा, जो आदमी आपको नहीं पे कर रहा रेंट, उसको निकालिए या निकालने के लिए स्टेप्स लीजिए, ये नहीं कि निकाल के उसको दूसरा प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। और लास्ट बात कि अगर वो रेंट नहीं दे रहा है तो केस करिए, तभी हम मानेंगे कि सही में अनरियलाइज्ड है। या तो प्रूफ करिए कि केस करके कोई फायदा नहीं है। तो अगर ये 4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ सही में आपका रेंट अनरियलाइज्ड है और उसको हम लोग लेस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद 25A, ए फॉर अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड। सुनिएगा, अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब अगर मेरा रेंट रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ता है और पिछले साल का पैसा इस साल मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। ऑब्वियसली ये पैसा रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा, पहले मिला नहीं था, आज मिला, तो 30% काट कर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। या फिर मेरा अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड है, रेंट अनरियलाइज हुआ तो क्या किए थे आप, लेस किए थे अभी। तो आप जब रेंट नहीं मिला तो आप लेस किए, जब वो अनरियलाइज रेंट रिकवर हो गया तो इनकम बनाइए, ऑब्वियसली 30% काट के। अब सुनिएगा, जिस दिन मेरा रेंट अनरियलाइज हुआ था, अनरियलाइज, मान लो 2010-11 में एक आदमी को घर दिए थे, रेंट दिया नहीं, चला गया, हम लेस कर लिए। इस साल आके मेरे को वो अनरियलाइज रेंट वाला पैसा देता, और इस साल मेरे पास घर है ही नहीं वो, तो गवर्नमेंट बोलेगा घर है नहीं तो क्या हुआ, ये ऑब्वियसली ये अनरियलाइज रेंट उस रेंट के रेस्पेक्ट में जिसके लिए आप घर से माइनस किए थे। तो पहले आप एचपी इनकम गिराए थे, तो जब ये रिकवर होगा तो ये आपका एचपी इनकम ही माना जाएगा, आपके पास घर हो ना हो। क्लियर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, रेड से लिखा भी हुआ है। थ्योरी क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है और आपसे पूछ सकता है क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि जब एसएससी के पास घर नहीं है फिर भी उसका इनकम फ्रॉम एचपी हो, तो हां ये रहा पॉसिबिलिटी। क्लियर है। चलिए, इसके बाद 26 टैक्स प्लानिंग का एक लीगल स्कोप है, मतलब गवर्नमेंट खुद ही आपको ये बेनिफिट देता है, इसको आप बोलते हैं को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि अगर 2 लोग मिलकर एक घर लेते हैं, जैसे देखा जाए तो 2 लोग मिले मतलब ये बीवाई हो गया, से हस्बैंड वाइफ मिलकर एक घर खरीदते हैं तो 2 इंडिविजुअल मिले तो ये बीवाई हो गया। बट गवर्नमेंट बोलता है हम आपको बीवाई नहीं मानेंगे अगर आपका शेयर डेफिनेट है या एसर्टेनेबल है। तो अगर आपका शेयर फिक्स्ड है और एसर्टेनेबल है तब हम लोग आपको एओपी बीवाई नहीं मानेंगे, रेदर हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों में। ठीक है। तो अगर रेंट आता है मान के चलो 2 लाख का और दोनों का शेयर फिक्स है 50-50, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 2 लाख बीवाई का इनकम है, हम लोग बोलेंगे हस्बैंड का 1 लाख, वाइफ का 1 लाख। और इससे फायदा क्या है, आपको दोनों के इनकम में जुड़ रहा है और दोनों को इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलेगा। अब इंटरेस्ट का लिमिट हम लोग सुन के आए मैक्सिमम 2 लाख है, बट अगर यहां 2 लोग हैं तो दोनों आदमी 2-2 लाख का बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है। प्रोवाइडेड क्या हो, आपका शेयर डेफिनेट या एसर्टेनेबल। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब जब आप एक्चुअल ओनर नहीं है, हम लोग मान ले रहे हैं क्या कि आप ओनर है। कब कब हम लोग मान लेते हैं, तो नंबर 1, मान के चलो कोई एक पर्सन अपने स्पाउस को घर देता है फ्री वगैरह में, दैट इज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मान लो वाइफ क्या करती है, अपने नाम पे जो घर है वो हस्बैंड के नाम पे कर देती है, लीगल ओनर हस्बैंड होगा, बट अल्टीमेटली डीम्ड ओनर किसको मानेंगे हम लोग, वाइफ को ही। क्लियर है। अगर आप ट्रांसफर करते हैं फॉर अदर देन या अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन, दैट इज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सेम फॉर माइनर चाइल्ड। अगर मान के चलो कोई एक पर्सन अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे घर ट्रांसफर कर देता है, तो ऑल्दो लीगल ओनर किसको मानेंगे, चाइल्ड को, बट डीम्ड ओनर किसको मानेंगे, जो ट्रांसफर किया पेरेंट उनको। हाउएवर कुछ केसेस में डीम्ड ओनरशिप एप्लीकेबल नहीं होता है, जब अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, डिवोर्स वाले केस में, और मैरिड माइनर डॉटर वाले केस में। क्लियर है। चलो, इसके अलावा नंबर 2, डीम्ड ओनरशिप और कब आता है, तो होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट मतलब ऐसा स्टेट या प्रॉपर्टी जिसका भी पार्टीशन नहीं हुआ है। मान के चलो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है,
दो भाई के बीच में डिस्प्यूट हो रखा है और मैटर गया कोर्ट में, और कोर्ट बोल रहा है फॉर द टाइम बिंग जो भी पैसा आएगा कोर्ट में जमा होगा, जो जीतेगा एंड में दे देंगे। तो आज के दिन होल्डर ऑफ इंपार्टेबल स्टेट कौन है? कोर्ट। कोर्ट रेंट ले रहा है तो कोर्ट टैक्स दे देगा। क्लियर है? तो फर्स्ट केस था जब आप अपने स्पाउस या अपने माइनर चाइल्ड को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन देते हैं तब। दूसरा होल्डर ऑफ इंपार्टेबल स्टेट। तीसरा प्रॉपर्टी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे होता है बट जो उसके मेंबर्स हैं, उसको शेयर होल्डर भी बोल सकते हो आप, उनको फ्लैट अलॉट होता है, तो मेंबर्स को क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। नेक्स्ट, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म हुआ है, से हम आपको घर बेचने वाले हैं, आप मेरे को पैसा दे दियो या देने वाले हो, मेरा आपका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अग्रीमेंट आज साइन नहीं हुआ, मतलब रजिस्ट्री नहीं हुआ है, हम आपको घर बेचने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी तक, आप मेरे को कुछ पैसा दे देते हो, हम आपको कीज दे देते हैं, घर में आप रहना चालू कर दियो, अग्रीमेंट 2 महीने बाद कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन, तो ऑल्दो 2 महीने बाद आप लीगल ओनर माने जाओगे, बट जिस दिन हम आपको पोजीशन दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म हो गया, हम कुछ काम किए आप कुछ काम किए, तो जिस दिन हम आपको कीज दे दिए उसी दिन से आप क्या माने जाओगे? डीम्ड ओनर। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन के बाद से लीगल ओनर। क्लियर है? और लास्टली था फेक लीज। फेक लीज कब? जब आप मान के चलो प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं, ठीक है, 12 साल या उससे ज्यादा, तो गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं ये फेक है। छोटे पीरियड के लिए दो तो ठीक है, ज्यादा लंबे पीरियड के लिए अगर आप दोगे, बोलेगा 500 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज पे दे दी है, तो गवर्नमेंट बोलेगा लेसी क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। और ये जो 12 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं, इसमें रिन्यूअल पीरियड को भी काउंट करना। तो मान के चलो हम आपको लीज में दिए प्रॉपर्टी 9 साल के लिए और रिन्यूअल पीरियड 5 साल का था, तो 9 + 5 कितना हो गया? 14, डीम्ड ओनरशिप हो जाएगा। बट अगर रिन्यूअल पीरियड 12 महीना से कम है तब काउंट मत करना। मान के चलो जैसे एग्जांपल, हम आपको लीज पे दिए प्रॉपर्टी 11 ईयर्स 6 मंथ के लिए और रिन्यूअल है 9 महीने का, तो 9 महीना जोड़ के देखेंगे क्या? नहीं, 12 महीना तक का आप नहीं जोड़ते हैं, तो उसको नहीं जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 11 साल 6 महीना, 12 साल नहीं हो रहा है, कोई डीम्ड ओनरशिप नहीं आएगा। तो यहां पर हम लोग कैसे निकाल रहे थे, हम रिपीट कर रहे हैं, आप ओरिजिनल पीरियड प्लस रिन्यूअल पीरियड लेते हैं, मिला के देखते हैं, बट रिन्यूअल कब से लेंगे? 12 महीने से ऊपर हो तभी, उससे कम होगा तो इग्नोर करके चलिएगा। क्लियर है? तो ये 5 केस था आपका डीम्ड ओनरशिप का। नेक्स्ट, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है आपका कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब जब आपके रेंट में कुछ और भी चीज जुड़ा हुआ है, से हम आपको घर देते हैं रेंट पे और साथ में कुछ एसेट्स भी देते हैं या कुछ सर्विसेज भी देते हैं, तो जो हम एसेट प्लस घर दोनों के लिए पैसा ले रहे हैं वो क्या है? कंपोजिट रेंट। अब मेरे को देखना पड़ता है उस केस में कि कौन सा हेड में जाएगा ये। से हम आपको फर्निश्ड फ्लैट दिए, फर्निश्ड फ्लैट, ठीक है, एसेट्स और फ्लैट दोनों दिए, मिलाकर आपसे हम 30,000 लेते हैं, तो ये किस हेड में जाएगा? तो गवर्नमेंट बोलता है पहले तो देखिए क्या ये बिल्डिंग बिना एसेट्स के दिया जा सकता था? बोलिएगा अगर मेरा बिल्डिंग बिना एसेट्स के नहीं जा सकता, एग्जांपल होटल, होटल वाला में ऑलवेज आपको एसेट दिया ही जाएगा, तो डोमिनेटिंग कौन सा हो गया? एसेट। बिना एसेट के दे ही नहीं सकते, तो मेन रूल किसका हो गया? एसेट का। एसेट का हो गया तो ये एचपी इनकम नहीं होगा, पीजीपी या फिर आईएफओएस। बट अगर हां मेरा बिल्डिंग बिना एसेट के दे सकते थे, तब देखिएगा अलग अलग रेंट है क्या। जैसे नॉर्मल फ्लैट, बोलिएगा नॉर्मल फ्लैट में एसेट देना कोई मैंडेटरी है क्या? नहीं, दे सकते हैं बिना एसेट के भी। अब मान के चलो हम आपको नॉर्मल फ्लैट दिए हैं और आपको से रेंट चार्ज किए हैं, घर का 20,000, एसेट्स का 5,000, बोलिएगा तो घर कहां जाएगा? एचपी। एसेट्स कहां जाएगा? पीजीपी या फिर आईएफओएस। बट अगर हम कंबाइंड 25,000 चार्ज करते और कोई ब्रेकअप नहीं देते तो एचपी में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एचपी में सिर्फ क्या आता है? बिल्डिंग इनकम आता है, एसेट तो आता ही नहीं है, तो आप एचपी में नहीं ला सकते, तो आइदर पीजीपी और आईएफओएस। क्लियर है? सेम वे यहां पर एक और बात कर लें कि अगर मान लो हम आपको घर के साथ में कुछ सर्विसेज देते हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है यहां पर आपको ब्रेकअप करना ही होगा, ठीक है, अमाउंट को स्प्लिट करना होगा, कितना घर के लिए एचपी, कितना सर्विस के लिए पीजीपी या फिर आईएफओएस। इसके अलावा अगर मेरा प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा कि नहीं, डिपेंड करता है। अगर आप आरओआर हैं तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, लगेगा, एल्स नहीं लगेगा। क्लियर है?
तो एक छोटा सा चैप्टर था आपका हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27। एक और बात सुनिएगा ना, जैसे सैलरीज में हम लोग 80C बात किए ना, 80C सैलरीज में पीएफ का, थोड़ा सा और लिंक कर दें। सैलरी का कोई सेट ऑफ उट ऑफ होता है क्या लॉस का? सैलरी में लॉस होता ही नहीं तो सेट ऑफ का बात आएगा ही नहीं, तो सेट ऑफ वाला चैप्टर से सैलरी लिंक नहीं हो रहा है। सैलरी पे टीडीएस थोड़ा हम लिंक कर रहे हैं, एक दो चैप्टर सैलरी पे टीडीएस कटता है 192 में, और यहां कोई रेट फिक्स नहीं है, हम आपके साल का पूरा सैलरी एस्टिमेट करते हैं, आपके एस्टिमेटेड सैलरी पे एस्टिमेटेड टैक्स निकालते हैं साल का, डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं, तो पर मंथ टैक्स आ जाता है, उतना हर महीने के सैलरी से काटते हैं 192 में। क्लियर है? नेक्स्ट, एचपी के रेस्पेक्ट में कोई डिडक्शंस, सॉरी सैलरी के रेस्पेक्ट में कोई डिडक्शंस होता है क्या? और डिडक्शंस एक 80C तो सुना दिया आपको, 80GG घर गृहस्थी उससे लिंक होता है। अगर आपको एचआरए या आरएफए ना मिल रहा हो करवाएंगे, बट हम लिंक करके छोड़ रहे ताकि आपको पता चले कौन सा चैप्टर कहां जा रहा है। एचपी को लिंक करते चलिएगा, बोलिएगा एचपी का लॉस होता है कि नहीं? हो सकता है। एचपी का लॉस कहां से सेट ऑफ होता है? एचपी का लॉस कहीं से भी सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है? हाँ, अपने से सेट ऑफ करोगे कोई लिमिट नहीं है, अदर हेड से करोगे तो 2 लाख से ऊपर नहीं। वैसे न्यू स्कीम में अदर हेड से नहीं होता है, ये सब पढ़ेंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर में, बट आज थोड़ा टच कर रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे हेल्प होगा। क्लियर है? नेक्स्ट और बोलिएगा, एचपी के रेस्पेक्ट में, एचपी के रेस्पेक्ट में सेट ऑफ का बात कर लिए, कोई डिडक्शन होता है क्या एचपी के रेस्पेक्ट में? है? अगर आप समझे इंटरेस्ट का तो 24B में बेनिफिट लिए और प्रिंसिपल मनी का रीपेमेंट करते हैं तो 80C में डिडक्शन लेते हैं। 80E सीरीज तो भरा हुआ है, 80EE वो भी था। एचपी या रेंट पे कोई टीडीएस 80I सीरीज, सॉरी 194I, हम बस लिंक कर रहे हैं हाँ, ताकि आपको ये पता चले कहां कहां चैप्टर जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट।